मैं अपने कमरे के बिस्तर पर निढाल पड़ा था। जिस्म बुखार में बुरी तरह तप रहा था। सर और सीने में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की टीसें उठ रही थीं। पिछले 4 दिन के मौसमी बुखार ने जिस्म की सारी तवानाई ख़त्म कर डाली। अम्मी चंद लम्हों कबल कड़वी दवा और ग्लूकोज के आमेज़े का दूध पिलाकर और आहिस्ता आहिस्ता बदन दबाकर कमरे से बाहर गई थीं और जाते जाते कह गई थी कि असर की अजान होने वाली है, नमाज से फारिग होकर दोबारा मेरे पास आ जाएंगी। अब्बा जी हस्बे मामूल दुकान पर थे। भाईजान पर इंटर में A ग्रेड लाने की धुन सवार थी, इसलिए कॉलेज से आकर और उल्टा सीधा खाना खाकर ट्यूशन पढ़ने चले गए थे। वो मुझसे 5 साल और राना से 10 साल बड़े थे। हम 3 बहन भाई थे और तीनों की उम्रों में 5-5 सालों का फ़र्क। राना, जिसकी उम्र 8 साल थी, सबसे छोटी थी। दूसरी जमात में डबल प्रमोशन लेकर तीसरी में आई थी। मैं 13 साल का हो चुका था और 8वीं जमात में पढ़ रहा था। भाईजान 18 साल के थे, इंटर प्री मेडिकल में तालीम हासिल कर रहे थे। वो डॉक्टर बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहते थे। बुखार की अजियत जो थी सो थी, उससे भी ज़्यादा अजियत इस बात की थी कि मेरी तालीम का नुकसान हो रहा था। बारहा यही ख्याल आता कि स्कूल में ना जाने कितना कोर्स पढ़ा दिया गया होगा। मैं उन तलबा में से नहीं था जो पढ़ने से जी चुराते हैं और स्कूल से दूर रहने के नित नए बहाने ढूंढा करते हैं। किंडरगार्टन से 7वीं जमात तक मेरा बहुत शानदार तालीमी रिकॉर्ड रहा। अब तक अक्सर फर्स्ट पास हुआ था, सिर्फ 2 बार सेकंड आया। दोनों मर्तबा रक्षी मुझसे बाजी ले गई। केजी से मेरा और रक्षी का, जिसका स्कूल रजिस्टर में रक्षंदा नाम था, मुकाबला होता आया। उसके अब्बू केडीए में इंजीनियर थे। उसका ड्राइवर स्याह रंग की कार में उसे स्कूल छोड़ने आता। उसकी वापसी स्कूल वैन से होती थी, क्योंकि दिन में अमूमन उसकी अम्मी को कार की ज़रूरत पड़ती रहती। उसके अब्बू के पास सफ़ेद कार थी, जिसे वो दफ्तर और साइट पर जाने के लिए इस्तेमाल करते। रक्षी सिर्फ 2 बार हमारे घर आई और दोनों ही बार राना की सालगिरह पर उसका आना हुआ, मगर मैं अक्सर उसके यहाँ आता जाता रहता था, कभी बैडमिंटन खेलने और कभी सिर्फ गपशप करने। वो 2000 गज के बंगले में रहती थी। उसके अब्बू ने हजार गज के 2 प्लाट लेकर बड़ा आलीशान 2 मंजिला बंगला तामीर कराया था। बंगले का हॉल हमारे 120 वाले घर से भी बड़ा था। रक्षी के अब्बू बड़े बाज़ौक और बागो बहार इंसान थे, हमेशा हंसते रहते। उन्हें मशाहिर के साथ शाम में गुजारने का जुनून की हद तक शौक था। नामुमकिन था कि कोई मुल्की या गैर मुल्की अहम अदीब, शायर, अदाकार या मौसीकार कराची आए और रक्षी के अब्बू से अपने यहाँ मदऊ ना करें। कम बेश हर हफ्ते अशरे उनके बंगले पर निस्फ शब तक और कभी कभी सुबह सादिक तक खूब हल्ला गुल्ला रहता। अगले रोज़ स्कूल में रक्षी खूब चहक चहक कर पूरी क्लास को तकरीब की झलकियों का आंखों देखा हाल सुनाया करती। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसके यहाँ तकरीब हुई हो और अपनी खास खास सहेलियों के साथ उसने मुझे उसमें शिरकत करने की दावत ना दी हो, मगर मैं वादों पर वादे करने के बावजूद एक मर्तबा भी शिरकत नहीं कर सका। हमेशा कोई ना कोई झूठा सच्चा बहाना बनाकर माजरत कर ली। शिरकत ना करने की एक ख़ास वजह थी। मैंने जब से होश संभाला था, शाम की तारीकी फैलते ही मुझ पर एक अजीब सा खौफ तारी हो जाता। बिजली की तेज़ रोशनी भी उस खौफ को दूर करने में नाकाम साबित हुई थी। मैं अपने तौर पर तारीकी से बचने और दूर रहने की हर मुमकिन कोशिश करता, फिर भी कभी ना कभी किसी न किसी तारीक गोशे पर नज़र पड़ ही जाती और तब उस तारीकी में मुझे थल थल करते हुए जिस्म वाली इंतहाई बदसूरत और बदनुमा एक गंजी स्याफाम औरत नजर आने लगती। वो जुबान से कुछ नहीं कहती थी, बस बड़े बड़े सफ़ेद दांत निकालकर मुस्कुराना शुरू कर देती और उसकी नदीदों जैसी वो नज़रें, जो गोया जन्म जन्म की भूखी थीं, मेरे चेहरे पर जम जाती थीं। गंजी कभी दिन में नज़र नहीं आई, लेकिन मगरिब की अजान से 15-20 मिनट कबल मुझे ऐसी तेज़ सरसराहट सी महसूस होने लगती थी जैसे गौले बियाबानी गुजर रहे हों। फिर यूं लगता था जैसे उस गंजी ने किसी गौल से निकलकर मेरे आसपास की फ़िज़ाओं में मंडलाना शुरू कर दिया हो। रोशनियों के बायस वो दिखाई तो नहीं देती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास होता रहता। कराची वालों के लिए अचानक बिजली का चला जाना कोई नई और अनोखी बात नहीं है। जब भी बिजली जाती, मुझ पर क़यामत टूट पड़ती। तारीकी में गंजी मेरे सामने आ खड़ी होती। उसके चमकदार सफ़ेद बड़े दांत खुशी से बाहर निकल पड़ते और आंखें मुझ पर इस तरह मरकूज हो जाती जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार करदा चूहे पर नज़र गाड़ कर बैठ जाती है कि यूं ही वो हरकत करे
उछलकर उसे पंजों में दबोच ले। मोमबत्तियों और गैस की लाइटों की रोशनियां मुकम्मल तौर पर उस मनहूस सूरत को मासूम करने में नाकाम रहती। आंखें बंद करने से भी कोई फायदा न होता। भयानक कहत ज़दा शक्ल और भी ज़्यादा वाज़े तौर पर दिखाई देने लगती। हम मुतवस्सित दर्जे के लोग हैं। जनरेटर को हमारे यहाँ सामान्य ऐश में शुमार किया जाता है, मगर मेरी खातिर अब्बा जी, जिनकी छोटी सी जनरल मर्चेंट की दुकान थी, ना जाने किस तरह पैसा जमा करके पेट्रोल से चलने वाला जनरेटर खरीद लिया। बिजली जाते ही उसे चला दिया जाता, लेकिन बिजली जाने और जनरेटर चलने का दरमियानी तारीख हिस्सा मेरे लिए बेइंतहा सुहाने रूह और गंजी औरत के लिए बेहद मुसर्रत और शादमानी का बायस हुआ करता। अब्बा जी और अम्मा जी ने मेरे इलाज के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। मज़ारों पर ले गए, आमिलों कामिलों की खिदमात हासिल की, तावीज़ों और गंडों से सरतापा लाद दिया, सुबह शाम दम किए हुए फलीते जलाए, घर को किलवाया, हाजरात कराई और उस बदहैयत गंजी के सामने जो सिर्फ मुझे नजर आती थी हाथ जोड़े कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। कोई अफाका नहीं हुआ तो दोस्तों, अजीज़ों, सियानों और बूझ भजक्कड़ों के मशवरे से मुझे मुल्क के एक मशहूर और महंगे माहिर नफ्सियात के रूबरू पेश किया। उसका दावा था कि कितना ही बड़ा नफ्सियाती मरीज क्यों ना हो, एक ही नशिस्त में उसके पास से सेहतयाब होकर जाता है। माहिर नफ्सियात ने तन्हा कमरे में काउच पर लिटाकर मुझ पर बेशुमार सवालात किए। कुछ सवाल तो इंतहाई रकीक, फाहश और तहजीबो इखलाक से घिरे हुए थे, मगर मैंने मर्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए पूरा ताउन किया और हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया। फिर उसने मोहम्मल सी लकीरें और फजूल से धब्बे दिखाए और मुझसे कहा कि इन्हें देखकर जिस चीज़ का ख्याल दिल में आए मैं बिला झिझक उसका इजहार कर दूं। ख्वाबों के बारे में दरियाफ्त किया। मुझे सिर्फ एक ख्वाब याद था जो चंद रोज़ कबल ही देखा था। इम्तिहान में अव्वल होने पर स्कूल की प्रिंसिपल की तरफ से इनाम के तौर पर मुझे एक पार्सल दिया गया था। मैंने खुश होते हुए उसे खोला तो उसमें से वही गंजी औरत हंसती हुई बाहर निकल आई और उस पर नज़र पड़ते ही खौफ और दहशत के बायस मेरी आंख खुल गई। कमरे में हस्बे मामूल वो दोनों ट्यूबलाइट्स रोशन थीं जो मेरी वजह से तुलुए आफताब तक जलती रही थीं। तकरीबन 1.25 घंटे के बाद माहिर नफ्सियात ने ऐलान किया कि वो न सिर्फ मेरी बीमारी की असल वजह का पता चलाने में कामयाब हो गया है, बल्कि करीब करीब उसने मुझे इससे निजात भी दिला दी है। फिर उसने एक छोटी सी तहरीर की। कहने लगा, सारी कारिस्तानी मुतखय्यला की है। हम अपने जहन में पहले से कोई अच्छा या बुरा तस्वुर कायम कर लें तो अक्सर हमारा लाशऊर तारीकी में उसे मुजस्सम कर देता है। तुम बचपन में या शायद ज़माने शीरख्वारी में किसी बदसूरत गंजी औरत को देखकर डर गए थे और तभी से वो हैबतनाक चेहरा तुम्हारे तातल शऊर पर नक्श होकर रह गया है। जिस हद तक मुझसे मुमकिन हुआ मैंने उसे मिटा डाला है। असल कोशिश तुम्हें करना है। अपने अजीज़ों, दोस्तों, वाकिफ़कारों में जिसकी शक्ल सबसे अच्छी लगती हो, आइंदा सिर्फ और सिर्फ उसी का ध्यान किया करो। आंखें बंद करने से वहशत होती हो तो उन्हें खुला रखो और गिरदो पेश से बेखबर होकर उसके तसव्वुर में खो जाओ। यही तुम्हारा होमवर्क भी है। इस मुराकबे में तुम्हें कमाल हासिल हो जाएगा तो आइंदा तारीकी में सिर्फ वही दिल खुशकुन खूबसूरत शक्ल नजर आया करेगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैंने उठते हुए कहा। जा कहाँ रहे हो, बैठ जाओ, वो बोले। पहली मश्क तो तुम्हें यहीं करना होगी। आपका मतलब है कि मैं यहीं बैठकर किसी का तसव्वुर करना शुरू कर दूं? हाँ, अभी सोचो और यहीं बैठकर सोचना ताकि यहाँ से इस ध्यान के साथ वापस जाओ कि मेरे तीरे बाहदफ इलाज ने तुम्हें कितनी बड़ी बला से हमेशा के लिए निजात दिला दी है। मैं मुस्कुराने लगा। किसके बारे में सोचूं? चारों तरफ से अच्छे लोगों में घिरा हुआ हूँ। मुआलिज ने अपने कागजात पर नज़र दौड़ाई। मेरे 100 सवालात के जवाबात देते हुए तुमने 41 मरतबा रक्षी का नाम लिया था और जब मैंने तुम्हें बेमायने तस्वीरें दिखाई थीं तो उनमें से अक्सर में तुम्हें रक्षी के बालों, रक्षी की आंखों, रक्षी के बाजुओं और रक्षी के सरापा का गुमान हुआ था। मैं समझता हूँ तुम्हें उसी के बारे में सोचना चाहिए। मेरे लिए ये तजुर्बा अनोखा ही नहीं, दिलचस्प तरीन भी था। रक्षी मुझे वाकई सबसे अच्छी लगती थी, लेकिन इसका मुकम्मल यकीन माहिर नफ्सियात के इंकशाफ के बाद हुआ। मेरे दिल में चोर छुपा था और मैं बेखबर था। इल्म उस वक्त हुआ जब मुआलिज ने चोर पकड़ लिया, रक्षी का मुराकबा किया और जब मुझ पर इस्तगराक जैसी कैफियत तारी हो गई तो अचानक माहिर नफ्सियात ने कमरे की सारी बिजलियां बटन दबाकर बुझा दी। 13 साल जिंदगी में पहली बार मुझे तारीकी से खौफ महसूस नहीं हुआ। आंखों में ठंडक सी उतरने लगी। रगो पे में मुसर्रत और इम्बसात से भरपूर लहर दौड़ गई। तारीकी के सीने को चाक करती मेरी आंखों के सामने रक्षी आ खड़ी हुई।
वो गहरे सुर्ख लिबास में बियर बूटी बनी अपने मखसूस वालिहाना अंदाज में मुस्कुरा रही थी, लेकिन मुसर्रत आ गई। ये कैफियत चंद सानियों से ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी। एकाएक की वही स्याफाम गंजी बड़े बड़े सफ़ेद दांतों को गुस्से में पीसती हुई उभरी, और उभरते ही उसने रक्षी को इतनी बेदर्दी और इतनी कुव्वत से धक्का दिया कि वो फर्श पर जा गिरी और एक जगह से उसकी पेशानी छिल गई। देखते ही देखते रक्षी तारीकी में तहलील हो गई और मेरी मबहूत और खौफजदा नज़रों के सामने वही बदसूरत गंजी खड़ी रह गई। फिर मेरी तरफ देखकर वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई और एक ऐसी भूखी औरत की तरह जिसे अचानक अपनी ग़िज़ा नज़र आ गई हो, मोटे मोटे होंठों पर नीली ज़ुबान फेरने लगी। मैं भूल गया कि कहाँ हूँ। खौफ के बायस मेरी चीखें ज़मीन व आसमान को एक करने लगीं। माहिर नफ्सियात ने जल्दी से लाइट्स ऑन कर दी। बाहर बैठे हुए अब्बा जी घबरा कर अंदर घुस आए। कुछ देर बाद हवास बहाल हुए तो मैंने अपने मुराकबे से आगाह किया। उसने इत्मीनान का इजहार किया, अब्बा जी को ज़रूरी मशवरे दिए। ये बताया कि मर्ज़ की तशखीस की जा चुकी है। आपका बेटा नदीम जितना ज़्यादा होमवर्क करेगा उतना ही ज़्यादा मर्ज़ से दूर होता चला जाएगा। अब्बा जी खामोशी से मुझे लेकर घर चले आए। उन्होंने दोबारा माहिर नफ्सियात की क्लिनिक का रुख नहीं किया, क्योंकि हमारे घर का जितना माहाना खर्च था उससे दुगनी उसकी फ़ीस थी। मैंने भी होमवर्क नहीं किया। जिस शय ने मुझे होमवर्क करने से बाज रखा वो एक छोटा सा फाहा था जो अगले रोज़ क्लास में रक्षी के माथे पर चिपका हुआ नजर आया। हिम्मत नहीं पड़ी कि वजह दरियाफ्त करता, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ माहिर नफ्सियात की क्लिनिक में मैंने रक्षी के कुशादा पेशानी के उसी फाहे वाले हिस्से को छिलते हुए देखा था। मैं तो नहीं पूछ सका। अलबत्ता अपने पीरियड में यके बाद दीगरे सारी टीचर्स और सारे टीचर्स ने रक्षी से फाहे के बारे में दरियाफ्त किया। उसने सबको एक ही जवाब दिया। घर पर की जाने वाली शाम गज़ल की तकरीब में कोने में खड़ी एक मौसीकार की गज़ल सुन रही थी कि चकरा कर गिर गई और पेशानी को ज़ख्मी कर बैठी। सहेलियों को उसने पूरी तफसील बताई। मेरे कान उसी की तरफ लगे हुए थे। कहने लगी, तकरीब में डॉक्टर नीलोफर भी मौजूद थी। उन्होंने माथे पर फाहा लगाकर अब्बू से कहा कि मामूली सी कमज़ोरी है जो उम्र के इस हिस्से में अमूमन लड़कियों को हो जाती है। फिर उन्होंने पाबंदी से इस्तेमाल करने के लिए विटामिन, कैल्शियम और आयरन की गोलियों का नुस्खा लिख दिया। उस रोज़ थोड़ी थोड़ी देर के बाद रक्षी की बेतकल्लुफ़ सहेलियाँ उसे छेड़ती रहीं। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद मुझे मालूम नहीं हो सका कि वो उसे क्यों छेड़ रही थीं। अलबत्ता लड़कियों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से मेरी हैरत और खौफ में इजाफा करने वाला ये इंकिशाफ ज़रूर हो गया कि शाम गज़ल की तकरीब में रक्षी गहरे सुर्ख रंग का लिबास पहनकर शरीक हुई थी। रक्षी ने फाहा तो दूसरे दिन ही उतार फेंका, ताहम पेशानी का निशान कई रोज़ तक बाकी रहा। जब भी उस निशान पर मेरी निगाह पड़ती मुझे रक्षी पर प्यार आने लगता और एक अजीब सा एहसास जुर्म अहाता कर लेता, जैसे मैंने ही उसे ज़ख्मी किया हो। उन्हीं दिनों एक रोज़ साइंस लेबॉर्ट्री में लैब असिस्टेंट की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने रक्षी से पूछा, अब कैसी तबीयत है? क्यों? उसने उल्टा सवाल कर दिया, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? तुम्हें चक्कर आने लगे थे ना? नहीं, मुझे तो कभी चक्कर नहीं आए। फिर भी थोड़ी बहुत तो कमज़ोरी है। डॉक्टर ने जभी तो ताकत की गोलियां तजवीज़ की हैं। वो हंसने लगी। कसम ले लो जो मैंने एक गोली भी खाई हो। सारी शीशियां टेबल की दराज में जूं की तूं बंद पड़ी हैं। आज तक उनके खुलने की नौबत नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसने हंसते हुए कहा, ना पहले कभी मुझे चक्कर आते थे ना अब आते हैं। ना पहले कभी कोई कमज़ोरी महसूस हुई थी ना अब महसूस होती है। वो सवाल जो गुज़िश्ता चंद रोज़ से दिमाग में कुलबुला रहा था बिलाखिर ज़ुबान पर आ ही गया। मैंने उसकी चौड़ी पेशानी की तरफ देखते हुए पूछा, जिस पर उस वक्त भी चांद के दाग जैसा हल्का सा प्यारा सा निशान मौजूद था। गज़ल सुनते सुनते अचानक क्यों गिर गई थी रक्षी? चक्कर खाकर नहीं गिरी थी। उसने इस तरह कहा जैसे किसी राज से आगाह कर रही हो। दरअसल मुझे ज़ोर से धक्का देकर गिराया गया था। क्या? मैं तकरीबन चीख पड़ा। उसी वक्त लैब असिस्टेंट बी क्वाइट प्लीज़ कहती हुई साइंस रूम में दाखिल हुई। कुछ देर पहले जो कमरा मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा था, लैब असिस्टेंट की आवाज़ सुनते ही संजीदा और बुरदबार तलबा और तालिबात के कमरे में तब्दील हो गया। खौफ लैब असिस्टेंट का नहीं, सर वाजिद का था, जो अमूमन उसकी आमद के फ़ौरन बाद आया करते थे। साइंस रूम में बातें करने वाले तलबा और तालिबात से उनकी पुश्तहा पुश्त से दुश्मनी चली आ रही थी। इतनी बातें सुनाते थे कि बीकर या जार में डूबकर मर जाने को दिल चाहने लगता। पीरियड के इख्तिताम पर लेबॉर्ट्री से क्लासरूम की तरफ जाते हुए रक्षी ने बताया, ताज्जुब तो यह है कि मैं बिल्कुल अकेली कोने में खड़ी थी। दाएं बाएं कोई नहीं था।
पीछे दीवार थी, सामने मेहमान कालीन के फर्श पर बैठे मुझसे ज्यादा गजलो मौसीकी के जीरो बम में महव थे कि किसी ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं धक्का देने वाले का चेहरा नहीं देख सकी। मेरी कई सहेलियां वहां आई हुई थीं। शायद उन्हीं में से किसी ने बड़े बड़े नाखूनों और उधड़ी हुई खाल का बालों वाला सियाह दस्ताना पहनकर मुझे डराने का मजाक किया था। लेकिन जब देखा कि मजाक ही मजाक में मेरे माथे पर चोट आ गई है और मेहमानों में से किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी है, तो चुप रहने में ही मसलहत समझी। आज तक पता नहीं चला कि डराने की कोशिश किसने की थी। मैंने भी चुप रहने में आफियत समझी। रक्षी को उस गंजी औरत के बारे में कुछ नहीं बताया, जिसने अपने बड़े बड़े नाखूनों और उधड़ी हुई खाल वाले बालों भरे स्याह हाथ से मेरी नज़रों के सामने इंतहाई सफाकी से रक्षी को माहिर नफ्सियात की क्लिनिक में फर्श पर धकेल दिया था। रक्षी का अहवाल सुनने के बाद इतना ज़रूर हुआ कि उस भयानक औरत से मेरी नफ़रत कई गुना और बढ़ गई, और इस नफ़रत के साथ ही उतना ही ज़्यादा खौफ भी महसूस होने लगा। इस बात को कई रोज़ हो चुके थे। मैं अचानक बुखार में मुब्तला होकर बिस्तर पर आ लेटा। 4 रोज़ से स्कूल नहीं गया था। तालीम का नुकसान तो हुआ ही था, एक दुख ये भी था कि पिछले 4 दिन से रक्षी को नहीं देखा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे उससे इश्क हो गया था, क्योंकि मैं उम्र के जिस हिस्से से गुजर रहा था उसमें अगरचे इश्क का लफ्ज़ मेरे लिए नाआशना नहीं था, फिर भी मैं इश्क के सही मफहूम से नावाकिफ था। बस इतना कह सकता हूँ कि वह मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। उससे गुफ्तगू करके सुकून सा महसूस होता। स्कूल की छुट्टी के बाद जब वो घर चली जाती थी, उस वक्त एक अजीब सी समझ में ना आने वाली कमी का एहसास होने लगता, और अगले रोज़ मैं एक ऐसे शख्स की तरह जो प्यास से बेहाल होकर दरिया की सिमत जा रहा हो, स्कूल का रुख किया करता। अम्मी दवा और दूध पिलाकर चली गईं तो मैंने आंखें बंद कर लीं। जब से गंजी ने रक्षी को मेरे तस्वुर में आने के जुर्म में धक्का देकर फर्श पर गिराया था, मैं उसके बारे में सोचते हुए डरने लगा था। हालांकि मुआलिज ने होमवर्क के तौर पर उस भयानक औरत से छुटकारा हासिल करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रक्षी का तस्वुर करने का मशवरा दिया, मगर उसके मशवरे पर अमल करके मैं रक्षी से दुश्मनी नहीं कर सकता था। कुछ देर इसी हाल में खालियुस ज़हन पड़ा रहा, फिर करीबी मस्जिद से असर की आज़ान सुनकर उठ बैठा। अम्मा जी की खुसूसी हदायत थी कि अजान के वक्त हमेशा अदब से बैठकर अजान का जवाब देना और अजान के बाद दुआ पढ़ना चाहिए। कहती थी कि एक हदीस के मुताबिक सरकारे दो आलम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे लोगों की रोज़े महशर शफात फरमाएंगे। जानते हो इसका क्या मतलब हुआ? अम्मा जी ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि अजान का जवाब देने और अजान के बाद दुआ पढ़ने का खात्मा ईमान पर होगा, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं लोगों की शफात फरमाएंगे जिनका खात्मा ईमान के साथ हुआ होगा। अम्मा जी की हदायत पर अमल करते हुए दर्द व तकलीफ के बावजूद बाअदब बैठा मस्जिद के लाउड स्पीकर से आने वाली अजान का जवाब दे रहा था कि अचानक आवाज़ आना बंद हो गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की तेज़ लहर दौड़ गई, क्योंकि अजान की आवाज़ ना आने से साफ जाहिर था कि बिजली चली गई है। उस वक्त तक तारीकी नहीं फैली थी। असर और मगरिब के दरमियान 1.5 घंटे का फासला था, फिर भी मुझे अनजाना सा खौफ महसूस होने लगा। मेरा खौफ बेजा नहीं था। शुमाल की जानिब खुलने वाली खिड़की से वो गहरे स्याह बादल साफ नजर आ रहे थे जो तेजी से आसमान पर फैल रहे थे। मेरे देखते ही देखते उन बादलों ने सूरज को अपनी गिरफ्त में ले लिया और इसके साथ ही तारीकी छाना शुरू हो गई। बादल अपने साथ बारिश और तेज हवाओं के झोंके लेकर आए। मोटी मोटी बूंदें आवाज के साथ गिर रही थीं। मैंने घबरा कर अम्मा जी को आवाज दी। आवाज में इतनी नकाहत थी कि कमरे से बाहर उसका सुनाई देना मुश्किल था। बारिश और हवा के झक्कड़ों में मेरी आवाज वहीं दब गई। तारीकी लम्हा ब लम्हा बढ़ती गई। आधी रात जैसा अंधेरा छा गया। मेरी आवाज चीखों में तब्दील हो गई। उसी लम्हे अम्मी जी अंदर आईं। उन्हें इल्म था कि तारीकी में मुझ पर क़यामत टूट पड़ती है। वो अपने साथ मोमबत्तियां लेकर आई थीं। जनरेटर का पेट्रोल भी आज ही खत्म होने के लिए रह गया था। उन्होंने मोमबत्तियां जलाकर मेज पर जमाते हुए कहा, कितनी मर्तबा कह चुकी हूं 2-4 गैलन पेट्रोल हमेशा घर में रहना चाहिए। उफ मेरे खुदा, इस हवा में मोमबत्तियां कैसे रोशन रह सकती हैं। उन्होंने 3 मोमबत्तियां जलाई थीं, जिनमें 2 तो फौरन ही बुझ गईं। तीसरी सख्त जान थी। उसका शोला हवा के थपेड़ों में दाएं बाएं रक्स कर रहा था। अम्मा जी ने मोमबत्तियों को वहीं मेज पर छोड़ा और मेरे कमरे की दोनों खिड़कियों को, जिनमें से एक शुमाल की जानिब खुलती थी और दूसरी मगरिब की जानिब, मजबूती से बंद किया। खिड़कियां बंद होने से हवा अंदर आना बंद हो गई। अम्मा जी ने बुझी हुई मोमबत्तियों को उस मोमबत्ती की लौ से जलाया
जिसने चंद लम्हों कबल बड़ी बहादुरी से हवा के झोंकों का मुकाबला किया था। 3 मोमबत्तियों की रोशनी कम नहीं होती, मगर ये बात अम्मा जी भी जानती थीं और मैं भी जानता था कि मोमबत्तियों की रोशनी में गंजी की करी सूरत का मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। वो किसी भी वक्त मुझे नजर आ सकती थी। अम्मा जी मेरे पलंग पर बैठ गईं। 2 बूंदें गिरती हैं तो बिजली बंद हो जाती है। खुदा जाने हमारे मुल्क में बिजली का निज़ाम कब दुरुस्त होगा। मैं वज़ू कर रही थी। बिजली जाते ही वज़ू नामुकम्मल छोड़कर जनरेटर चलाने दौड़ी, मगर जनरेटर फट फट करके रह गया। मैंने कल ही तुम्हारे अब्बा जी से कहा था कि पेट्रोल लाकर रख लें। शुक्र करो मोमबत्तियां मौजूद थीं, वरना पूरा घर गहरी तारीकी में डूबा हुआ होता। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, मैंने कहा। राना कहाँ है? बावर्ची खाने में बिठा कर आई हूँ कि हांडी का ख्याल रखे। वो बोली, डर ना लग रहा हो तो मैं जाकर नमाज पढ़ लूँ। असर का वक्त बहुत कम होता है। एक बार तो आपने कहा था कि गुरूब आफ्ताब तक असर की नमाज पढ़ी जा सकती है। असर की नमाज इतनी अहम होती है कि उसे किसी कीमत पर कज़ा नहीं करना चाहिए। सही वक्त तो यही है कि धूप जर्द होने से पहले नमाज अदा कर ली जाए, लेकिन जो लोग वक्त पर अदा ना कर सके उनके लिए हुक्म है कि वो मगरिब से पहले पहले ज़रूर अदा कर लें, वरना सख्त गुनाहगार होंगे। जाइए, मैंने बादल नख्वास्ता कहा, राना को मेरे पास भेज दें। राना अम्मा जी के जाने से पहले ही मेरे कमरे में आ गई। सालन लगने लगा था। मैं चूल्हा बंद कर आई हूँ, उसने अम्मा जी से कहा। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली, बड़ी जोरदार बारिश हो रही है भाई जी। पूरी गली पानी से भर चुकी है। कमरे की खिड़कियां बंद थीं, लेकिन शीशों से साफ नजर आ रहा था कि खूब घन गरज के साथ पानी गिर रहा था। राना, अम्मा जी ने कहा, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। तुम यहीं भाई के पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता इसका सर दबाओ। अम्मी जी चली गईं। राना सरहाने बैठकर मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। दरमियान में एक आध मर्तबा सर को थोड़ा सा दबा भी देती थी। रक्षीबाजी ने कहा था कि मैं उनकी तरफ से तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ लूं। मैंने धीमी आवाज में कहा, ये बात तुम स्कूल से आने के बाद बता चुकी हो। हाँ, बता तो चुकी हूँ, पर मैंने सोचा एक बार फिर बता दूं। स्कूल में इतने ढेर सारे लड़के लड़कियां हैं, मगर रक्षीबाजी के अलावा कोई तुम्हारी खैरियत नहीं पूछता। कह रही थी कि अपनी अम्मी के साथ तुम्हें देखने आएंगी। अब ऐसी आंधी बारिश में क्या खाक आएंगी। दोपहर को स्कूल से वापसी पर राना ने रक्षी की आमद का मज़दा सुनाया था, तो मैं उस वक्त से उसका बेचैनी से इंतजार करने लगा था, मगर बेवक्त की बारिश ने लज्जते इंतजार को नाउमीदी और कोफ्त में तब्दील कर दिया। गली में घुटनों घुटनों पानी बह रहा है, राना ने कहा। मुझे इस बात का अंदाजा था। हमारे घर की गली ऐसी ढलवान जगह पर वाक़ई थी कि जब भी बारिश होती, आसपास की गलियों और सड़क का सारा पानी इकट्ठा होकर इधर ही से गुजरता हुआ तकरीबन 100 गज दूर के मैदान में चला जाता। हमारी गली एक तेज रफ्तार नहर का मंजर पेश करने लगती, जबकि मैदान एक बड़ी झील में तब्दील हो जाता, जिसमें चारों तरफ के बच्चे जमा होकर नहाते, कागज की कश्तियां चलाते और तैरने की कोशिश किया करते। मैं बातें तो राना से कर रहा था, लेकिन दिल ही दिल में बड़ा डरावना सा ताज्जुब महसूस कर रहा था कि वो गंजी सूरत खिलाफे मामूल इस वक्त तक क्यों नहीं नजर आई। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि तारीकी फैली हो और वो मेरे सामने दांत निकाले हुए ना आ गई हो। उसने हमेशा तारीकी का पूरा पूरा फायदा उठाया था। मालूम होता था जैसे वो करीब ही कहीं बैठी अंधेरा होने का इंतजार करती हो, मगर आज उसे क्या हो गया था। वो और अंधेरा दोनों लाजिम मलजूम थे। भाईजान, राना ने मेरे बालों में अपनी छोटी छोटी उंगलियों से कंघी करते हुए कहा। मैंने सर घुमाकर उसके मासूम चेहरे की तरफ देखा। मुझे एक कश्ती बना दोगे? उसके लहजे में इतनी लजाजत थी कि मैं बुखार और दर्द के बावजूद इनकार नहीं कर सका। हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाऊंगा, मैंने कहा। तुम भागकर मेरी मेज की दराज से कागज ले आओ, अखबार ले आती हूँ। वो जाने के इरादे से उठ खड़ी हुई। अखबार की कश्ती तो पानी में जाते ही गल जाएगी बेवकूफ़। मुझसे हंसा नहीं जा रहा था, मगर मैंने हंसने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। मेज की दराज में बटर पेपर रखे हैं, उनमें से एक कागज निकाल लाओ। बड़ी शानदार कश्ती बनेगी उससे, ना डूबेगी ना गलेगी। मैंने पहले कभी बटर पेपर से कश्ती नहीं बनाई थी। आम कागज की कश्तियां बनाने में माहिर था। बटर पेपर इतना लंबा और इतना चौड़ा था कि मुझे राना का सहारा लेकर पलंग से नीचे उतरना पड़ा। पेपर को फर्श पर फैलाया, उसकी सिलवटें दूर की और बड़ी एहतियात से तहें देकर कश्ती तैयार की। थोड़ी सी मेहनत तो बेशक करना पड़ी, लेकिन बहुत ही अच्छी सी कश्ती तैयार हो गई। राना खुशी से तालियां बजाने लगी। कमरे की खिड़कियां बंद होने के बायस हवा का कोई गुजर नहीं था। फिर भी एक तेज झोंका सा अंदर आया और ऐसा मालूम हुआ जैसे नजर ना आने वाले बहुत से लोग कमरे में घुस आए हों और राना के साथ
कश्ती की तकमील पर खुशी मनाने में शरीक हो गए हों। मेरी सारी खुशी काफूर हो गई। राना पर अपने खौफ का इजहार किए बगैर पलंग की पट्टी का सहारा लेकर फर्श से उठा और पलंग पर लेट गया। कुछ ही देर में मुझे उस गंजी औरत की मनहूस सूरत नजर आने वाली थी, जिसने खिलाफे मामूल उस रोज तारीकी से फायदा उठाने में खासी ताखीर से काम लिया। मैं डरपोक नहीं था, 8वीं जमात में पढ़ रहा था, नौजवान नहीं था, तब भी छोटा सा लड़का नहीं रहा था। कोई ऐसी वजह नहीं थी कि उस बदसूरत गंजी से डरता, जो या तो मेरे दिमाग की इख्तरा थी या तातल शऊर में बसी हुई एक ऐसी हस्ती जिसे मैंने बचपन या शीर ख्वारगी के ज़माने में देखा था, या रूह या चुड़ैल या कोई दूसरी माफूकुल फितरत शय जिसका जिक्र तिलिस्माती मावराई या देवमालाई कहानियों में मिलता था। बीमार होने के बावजूद इस अनोखे तस्वुर से मेरे खून की रफ्तार तेज हो गई। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि वो भयानक शक्ल नजर आई तो उससे कतई नहीं डरूंगा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल उसी की तरह उसे घूरूंगा। भाई जी, राना ने खिड़की के शीशों की तरफ देखते हुए कहा। शायद बारिश रुक गई है। मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर वो कश्ती को सीने से चिमटाए आगे बढ़ी और उसने बाहर देखने के लिए खिड़की खोल दी। उसी वक्त तेज कड़क के साथ बिजली कौंधी। खिड़की की राह से हवा का झोंका अंदर आया और तीनों मोमबत्तियां गुल हो गईं। इसके साथ मेरी हिम्मत जवाब दे गई। कमरे में इतना गहरा और हैबतनाक अंधेरा छा गया कि हाथ को हाथ सुझाई देना नामुमकिन हो गया। मैं बाहर गली में जा रही हूँ भाईजान, राना की आवाज़ मेरे कानों में आई। गली के बहते हुए पानी में कश्ती डालूंगी। कमरे की तारीकी में राना की बजाय दरवाजे की तरफ उसका बढ़ता हुआ साया सा दिखाई दिया। खिड़की के रास्ते भीगी हुई सर्द हवा के झोंके अंदर आ रहे थे और उनकी तेज सरसराहट से यूं महसूस हो रहा था जैसे बहुत सी रूहें यकजा होकर मेरी कमजोरी और बेबसी पर कहकह लगा रही हों। मैं राना को रोकना चाहता था, लेकिन कमरे की अथाह तारीकी ने मेरे हवास को मुअत्तल कर डाला। चंद लम्हों कबल मैंने ना डरने और तारीकी में जन्म लेने वाली गंजी औरत की आंखों में आंखें डालने का जो अज़म किया था वो ख्वाबो ख्याल साबित हुआ। मुझ में अंधेरे से नबुर्द आजमा होने वाली कुव्वत और जुर्रत नहीं थी। राना के साये ने कमरे का दरवाज़ा खोला। बादल जोरदार आवाज में इस तरह गरजे गोया कई पहाड़ आपस में टकरा गए हों। बर्क के कौंधे में मुझे राना कश्ती को एक नन्हे से बच्चे की मानिंद सीने से लगाए बाहर जाती नजर आई। अगले ही लम्हे दोबारा तारीकी फैल गई और उस तारीकी में गंजी औरत का करी हैवला उभरा। चौड़े चकले पिलपले से कूलों को बल देती हुई वो राना के पीछे जा रही थी। रुक जाओ राना, मैंने चीख कर कहा, लेकिन मेरी चीख हलक में घुट कर रह गई। मुंह से मिनमिनाती हुई सी आवाज निकली जिसे राना क्या सुनती। मैं खुद भी बादलों की गरज के बायस नहीं सुन सका। मुझे अचानक चक्कर आना शुरू हो गए। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। कमरे में नजर न आने वाली मखलूक के हंसने और सरगोशियों में बातें करने की भिन भिनाहट गूंज रही थी। मेरे लिए पलंग से उठना दोभर हो रहा था, फिर भी उठा। राना को गंजी औरत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। कदम मन मन भर के हो रहे थे। जिस तरह भी बन पड़ा तारीकी में रास्ता बनाता और राह में आने वाली मखलूक को दोनों हाथों से हटाता खिड़की की तरफ बढ़ा और उसकी सलाखों को पकड़कर खड़ा हो गया। खिड़की के बाहर गली में कमरे के मुकाबले में तारीकी निस्बतन कम थी। बारिश हल्की हो चुकी थी। ठाठे मारता हुआ पानी गली से गुजर रहा था। पास पड़ोस के बच्चे ही नहीं, बड़े भी अपने अपने घरों से निकल आए थे। बच्चे शोर मचा रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी में कूद रहे थे। एक बच्ची फूट फूट कर रो रही थी। गली का पानी उसकी नई चप्पल को बहा कर ले गया था। बड़े अपनी अपनी जगह तमाशाई बने खड़े थे और बच्चों की उछल कूद से खुश हो रहे थे। रोशनी इतनी ज्यादा नहीं थी कि बच्चों या बड़ों के चेहरों को पहचाना जा सके। थोड़ी थोड़ी देर में बादलों की गरज के साथ बिजली चमक रही थी, लेकिन उसकी रोशनी से भी दूसरों को पहचानना मुश्किल था, क्योंकि आंखें खीरा हो जाती थीं और कई लम्हों तक कुछ भी नजर नहीं आता था। लेकिन मैंने राना को पहचान लिया। उसने मेरी बनाई हुई कश्ती पानी में डाल दी थी। कश्ती हचकोले खाती मैदान की सिमत रवां दवां थी। राना फुटपाथ पर थी, पानी में उतरने की जरूरत नहीं कर सकी। वह कश्ती के पीछे पीछे तालियां बजाती और खुशी से उछलती हुई भाग रही थी। उसके पीछे गंजी औरत थी। कभी वो राना की दाएं जानिब हो जाती, कभी बाएं जानिब। एक बार भद्दे कूलों को बल देती हुई राना से आगे निकल गई और उसकी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। उसका चेहरा राना ही की तरफ नहीं, मेरी तरफ भी था। तारीकी में उसका गंजा सर इस तरह चमक रहा था जैसे वो ताज़ा ताज़ा उस तरह फेर कर आई हो। शक्ल पहले से ज्यादा मुहीब हो गई थी।
सफ़ेद सफ़ेद दांत बाहर निकले पड़ रहे थे। नीली जुबान स्याह होंठों की बाछों से बहने वाली राल को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हो रही थी। भूखी बिल्ली जैसी सुरख अंगारा आंखें राना के चेहरे पर मरकूज थीं। राना उसकी मौजूदगी से बेखबर थी। अपने अपने घरों के दरवाजों पर खड़े हुए लोग, जिनमें औरतें भी थीं और मर्द भी, उसे देखने से कासिर थे। पानी में खेलने और एक दूसरे पर छींटे उड़ाने वाले बच्चे भी नहीं जानते थे कि एक खौफनाक गंजी औरत राना के पीछे लगी है और उसके इरादे अच्छे नहीं। वो मनहूस गंजी सिर्फ मुझे नजर आती थी, उस वक्त भी नजर आ रही थी। उसके इरादे भी मुझसे मख्फी नहीं थे। मैं घुटी घुटी आवाज में राना को पुकार रहा था, उसे रोकने और घर वापस आने के लिए कह रहा था, लेकिन मेरी आवाजें बच्चों के शोरोगुल और बादलों की घन गरज में उस तक नहीं पहुंच पा रही थीं। कश्ती मैदान में जा रही थी और कश्ती के साथ साथ उछल उछल कर तालियां बजाती हुई राना का रुख भी मैदान की तरफ था। कमजोरी और नकाहत के बावजूद मुझ पर बेइंतहा खौफ और दहशत से भरपूर दीवानगी तारी हो गई। मैं खिड़की से हटकर कमरे की मेज और कुर्सी से टकराता और जोर जोर से चिल्लाता हुआ पागलों की तरह बाहर की तरफ दौड़ा। जैसे तैसे कमरे से बाहर तो निकल गया, लेकिन घर में छाए हुए घटाटोप अंधेरे के बाइस दरवाजे तक पहुंचना दो भर हो गया। अम्मा जी बावर्ची खाने में बैठी मोमबत्ती की रोशनी में आटा गूंद रही थीं। उन्होंने मुझे भागते और वहशतनाक आवाजें निकालते देखा तो आटा फेंक कर फाटक को दौड़ी। क्या बात है नदीम, क्या बात है? मैं गेट तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उसी लम्हे कंकर पर पांव पड़ा और मैं लड़खड़ा गया। गेट को पकड़ना चाहा, यूं लगा जैसे बहुत सी रूहें रोते हुए अंदाज में हंस पड़ी हों। हवा का तेज झोंका आया, जिससे फौलादी गेट का एक पट ठीक उस वक्त जब मैं उसे पकड़कर अपना तवाज़न बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था, मेरी पेशानी से आ टकराया। आंखों के सामने नीले पीले सितारे चमक उठे। मैं जमीन पर गिरा और अम्मा जी के आते आते बेहोश हो गया। कमरे में आया तो नया लिबास पहने बिस्तर पर पड़ा था। बिजली आ चुकी थी। अब्बा जी सरहाने बैठे थे। भाईजान पाइंती के जानिब कुर्सी पर बैठे अपनी किताब की वर्क गर्दानी कर रहे थे। अम्मा जी मेरी मेज के करीब खड़ी मेरे लिए मगजियात का महलूल तैयार कर रही थीं। अब्बा जी ने खुश होकर मेरे माथे पर हाथ रखा। अब कैसी तबीयत है? मैंने उनका हाथ झटक दिया और हल्की सी चीख के साथ उठकर पूछा, राना कहाँ है? अब्बा जी, अम्मा जी और भाईजान तीनों ने एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उन्होंने जुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन आंखें पूछ रही थीं, राना कहाँ है, राना कहाँ है? फिर अम्मा जी ने ऐसे इत्मीनान के साथ, जिसमें थोड़ा सा खौफ भी शामिल था, जवाब दिया, होगी कहाँ? बराबर वाले घर में बैठी गजल के साथ लूडो खेल रही होगी। उसे तो खेलने और गजल के पास जाने के लिए बहाना चाहिए। कोई मरे या जिए उसकी बला से। नहीं, मैंने पलंग से उतरने की कोशिश करते हुए कहा, वो गजल के यहाँ नहीं है। अब्बा जी ने मजबूती से मेरा बाजू पकड़ लिया। छोड़िए मुझे, मैंने बिलबिलाकर कहा। मैं जानता हूँ राना कहाँ गई है। कहाँ गई है? भाईजान ने पूछा। मैदान में। मैंने झटका देकर अपना बाजू छुड़ा लिया। उसकी जिंदगी खतरे में है। भाईजान और अब्बा जी ने जबरदस्ती मुझे पकड़कर बिस्तर पर लिटा दिया। तुम्हें बुखार है नदीम, जरा सी बेहतियाती से तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी, अब्बा जी ने कहा। तुम्हारी अम्मी गजल के घर राना को बुलाने गई हैं। आप समझते क्यों नहीं? मैंने रोते हुए कहा। राना वहां नहीं है, नहीं है। भाईजान बोले, इसमें रोने की क्या बात है? राना गजल ही के घर गई होगी। वो तो दिन के वक्त भी मैदान में तन्हा जाते हुए डरती है। इस खराब मौसम में वहां कैसे जा सकती है? उसी वक्त अम्मा जी पहुंच गईं। उनके चेहरे से हवाइयां छूट रही थीं। वो गजल के यहाँ नहीं है, उन्होंने लरसती हुई आवाज में कहा। क्या? अब्बा जी चीखे। भाईजान ने अम्मा जी का जवाब सुनने का इंतजार नहीं किया, सरपट बाहर की जानिब भाग गए। अम्मा जी भाईजान के पीछे लपकीं। अब्बा जी चंद लम्हों तक गुमसुम बैठे रहे, फिर मेरे चेहरे पर झुककर बोले, डरना नहीं, मैं अभी आता हूँ। ना जाने कौन था जो अंदर ही अंदर मेरे कलेजे को महसूस रहा था। आंसू थे कि किसी तरह रुकने में नहीं आ रहे थे। अब्बा जी चले गए तो मैं उसी तरह रोता और सिसकियां भरता हुआ उठा। कमरे से निकलकर गेट पर पहुंचा और दहलीज पर बैठकर हिचकियां लेने लगा। गली का पानी कम हो गया था। तह में पानी के साथ बहकर आने वाले खिलौने और बच्चों के जूते पड़े हुए थे। कागज की बनी हुई चंद कश्तियां थीं जो थप्पड़ों के बायस फट गई थीं। एक गेंद भी थी जो कीचड़ में लथपथ एक पत्थर से टकरा कर रुक गई थी। अचानक अम्मा जी सामने वाले घर से निकलीं और दूसरे घर में घुस गईं। यहाँ राना तो नहीं आई? वो एक एक घर से निकलकर वैश्यों की तरह दूसरे घरों में जा जाकर पूछ रही थीं, राना तो नहीं आई? उनके बाल खुले हुए थे। दुपट्टा हवा के झोंकों से कहीं उड़ गया था।
उनके पीछे पीछे हर घर से औरतें और मर्द और बच्चे बाहर निकल रहे थे और इधर उधर दौड़ते फिर रहे थे। राना राना, सबकी जुबानों पर राना का नाम था। छोटे बड़े सब उसे आवाजें दे रहे थे। पूरी गली में राना का नाम गूंज रहा था। मैं गेट पर बैठा फूट फूट कर रोए जा रहा था। मेरे घुटने टूट गए थे। इतनी शक्कत नहीं थी कि राना को ढूंढने के लिए मैदान की तरफ जाने वालों का साथ देता। राना हम सब की प्यारी थी। पूरा मोहल्ला उसे चाहता था। वो हर घर में जाती थी, सबको अपनी मासूम बातों से मशहूर कर देती थी। जापानी गुड़ियों जैसे उसकी मोहनी सूरत सभी को भली मालूम होती थी। गजल के डैडी हंस हंस कर अब्बू से कहा करते, जिस दिन राना हमारे यहाँ गजल के साथ खेलने के लिए नहीं आती उस दिन ऐसा मालूम होता है जैसे कलियों को चिटकना और फूलों को खिलना ही याद न रहा हो। मैं रो रहा था। अम्मा जी दुपट्टे के बगैर इधर से उधर भागी भागी फिर रही थीं। वो लोग जो मैदान की तरफ नहीं गए थे गले फाड़ फाड़ कर राना को आवाजें दे रहे थे और तमाम तर शोरोगुल और हंगामे के बावजूद चारों तरफ अजब सा सन्नाटा छाया हुआ था। उस अजीबोगरीब किसी समझ में ना आने वाले सन्नाटे को तोड़ती हुई मस्जिद से अजान मगरिब की आवाज़ आई और इस आवाज़ के साथ ही मैदान की जानिब से लोगों का जम्मे गफीर आता दिखाई दिया। सबसे आगे अब्बा जी थे। उन्होंने दोनों हाथों में राना को संभाला हुआ था। आंखों से मोटे मोटे आंसुओं की झड़ी लगी थी। उनकी पुश्त पर आने वाले दम बखुद थे और अजीब से अंदाज में इस तरह कदम उठा रहे थे जैसे मीलों दूर का सफ़र करके वापस आए हों। मेरे बहते हुए आंसू रुक गए, हिचकियां बंद हो गईं। गेट का सहारा लेकर खड़ा हो गया और उन लोगों की तरफ देखने लगा। इस यसना में ना जाने किस घर से अम्मा जी राना को आवाज़ें देती हुई बाहर निकलीं। अब्बा जी और दूसरे लोगों को आते देखा। दोनों हाथ सीने पर रखकर उनकी तरफ दौड़ी। अब्बा जी रुक गए, उनके साथ आने वाले रुक गए, वक्त रुक गया। अम्मा जी ने राना की तरफ देखा, अब्बा जी के बहते हुए आंसुओं को देखा, फिर राना की तरफ देखा, फिर उनके हलक से ज़िबा होती हुई बकरी जैसी आवाज़ निकली, इन्ना लिल्लाही वाह। वो पूरी आयत नहीं पढ़ सकी और उस खातून के बाजू में झूल गई जो सहारा देती हुई उनके पीछे पीछे भाग कर आई थी। काफिला एक बार फिर रवाना हो गया। सबसे आगे राना को संभाले और मोटे मोटे आंसू बहाते हुए अब्बा जी, उनके पीछे दो औरतों के सहारे चलती हुई अम्मा जी जिनकी टांगें टूट सी गई थीं, और उनके पीछे वो लोग जो राना को तलाश करने मैदान में गए। अब्बा जी घर के करीब आए तो मैंने जल्दी से गेट के दोनों पट खोल दिए। वो सीधे उसी कमरे की तरफ चले गए जिसमें राना सोया करती थी। इसके बाद निस्फ दर्जन से ज़ायद औरतों के साथ जब अम्मा जी भी अंदर चली गईं तो मैंने गेट का एक पट बंद कर दिया, एक खुला रहने दिया। गेट के सामने मुतअद्दिद लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया। चहमगोइयाँ होने लगीं। किसी ने किसी से कहा ताज्जुब है, बच्ची डूब गई। हालांकि मैदान में आज तक चंद बालिश्त से ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं हुआ। किसी दूसरे ने कहा ऐसा मालूम होता है जैसे वो मुंह के बल गिर गई हो और इससे पहले कि वो उठकर खड़ी होती उसके फेफड़ों में पानी ने घुसकर उसे बेदम कर दिया हो। नहीं, एक तीसरी आवाज़ सुनाई दी, बच्ची डूबकर नहीं मरी है। डूबती होती तो उसके पेट में पानी भरा होता। मेरे ख्याल में तो दहशत के बायस उसकी मौत वाक़ई हुई है। राना ना डूबकर मरी है ना दहशत से, नवाज ने कहा, जो भाईजान का क्लास फेलो था और उन्हीं के साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। इसे कत्ल किया गया है। कई लोग बेयकीनी से हंस पड़े। इतनी छोटी बच्ची को कत्ल करने से किसी को क्या मिलेगा? फिर इन लोगों की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। एक तरफ से आवाज़ आई, वसीम नज़र नहीं आ रहा है, वो कहाँ है? वसीम मेरे भाईजान का नाम था, नवाज बोला। वसीम अपनी बहन का कटा हुआ हाथ तलाश करने के लिए मैदान ही में रुक गया था। किसी ने बड़ी बेदर्दी से हाथ काट कर बेचारी राना को कत्ल किया है। मैं वसीम की मदद करने मैदान में जा रहा हूँ। लोगों को इस हादसे पर तबसरा करते हुए छोड़कर मैंने खामोशी से अंदर का रुख किया। सफ़ेद चादर ओढ़े राना बिस्तर पर पड़ी थी। उसके गिर्द घेरा डाले मुतअद्दिद औरतें बैठी थीं। अब्बा जी शायद अपने कमरे में आंसू बहाने चले गए थे। अम्मा जी को गश पर गश आ रहे थे। मैं सबको नज़रअंदाज करता हुआ राना के बिस्तर की तरफ बढ़ा। उसके जिस्म पर पड़ी हुई चादर को हटाया और उस पर नज़र डाली। राना की आंखें बंद थीं, चेहरे पर शदीद कर्ब-ओ-अज़ियत के आसार थे और बगल के पास से उसका पूरा दाहिना हाथ गायब था। मैंने राना को दोबारा चादर ओढ़ा दी। अपने कमरे में गया, अंदर से कमरा बंद किया, फिर उस खिड़की को बंद किया जिसे राना ने खोला था और जिसके खुलने के बायस हवा के झोंके से मेज़ पर जलती हुई तीनों मोमबत्तियां बुझ गई थीं। खिड़की के शीशों से गली के खंबे की रोशनियां अंदर आ रही थीं। मैंने पर्दे खींचकर शीशों को ढक दिया।
फिर उस स्विच की तरफ बढ़ा जिससे कमरे की दोनों ट्यूबलाइट्स रोशन थीं। अंधेरे से मुझे जो खौफ महसूस होता था उसके पेश नज़र मेरे कमरे में खास तौर पर 2 ट्यूबलाइट्स लगवाई गई थीं जो 24 घंटों में से तकरीबन 18 और 19 घंटों तक रोशन रहती थीं। बुखार और दर्द की शिद्दत में इजाफा हो गया था। हाथों और पैरों की सक्कत खत्म होती हुई महसूस हो रही थी, मगर मैंने हाथ बढ़ाया और ट्यूबलाइट्स को रोशन करने वाला स्विच ऑफ कर दिया। कमरे में गहरी तारीकी फैल गई। गंजी औरत, मैंने गुस्से से दांत पीसते हुए अंधेरे को मुखातिब किया, सामने आओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी मासूम बहन का ऐसा इंतकाम लूंगा कि तुम्हारी पूछतें उसके तसव्वुर से कांप उठेंगी। तारीकी और गहरी हो गई। तारीकी से पैदा होने वाली सरसराहट तेज तर होती चली गई। सामने क्यों नहीं आती बुज़दिल, मैंने चिंगाड़ कर कहा। अचानक वो सामने आ खड़ी हुई। वही भयानक चेहरा, वही भयानक दांत, वही स्याह होंठों को चाटती हुई नीली जुबान, वही जन्म जन्म की भूखी आंखें। उसने फातिहाना अंदाज में मेरी तरफ देखा। उसका हाथ पुश्त की तरफ था जो आहिस्ता आहिस्ता सामने की जानिब आया। मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली। उसने अपने हाथ में राना का कटा हुआ हाथ थाम रखा था जिसे वो झंडे की तरह हवा में लहरा रही थी। रात गए कमरे का दरवाज़ा तोड़कर भाईजान अपने दोस्तों के साथ अंदर आए। उन्होंने मुझे फर्श पर बेसुध पड़ा हुआ पाया। मेरी बेहोशी से अम्मा जी को बेखबर रखा गया। यूं भी वो अपने हवास में नहीं थी। उन्हें पता चलता कि मैं अपने कमरे में बेहोश पाया गया हूं और ये कि मुझ तक पहुंचने के लिए भाई को दरवाज़ा तोड़ना पड़ा है तो रद्द अमल के तौर पर या तो उसी वक्त उनका हार्ट फेल हो जाता या वो रहे सहे हवास भी खो बैठती और हमेशा हमेशा के लिए पागल हो जाती। मुझे बेहोशी के आलम में अस्पताल पहुंचा दिया गया। सब लोग राना को विदा करने की तैयारियों में इतने मसरूफ थे कि मेरी देखभाल और तीमारदारी के लिए वक्त नहीं निकाल सकते थे। अस्पताल वालों ने मुझे 2 रोज तक अपने यहाँ रखा। होश तो उसी वक्त रात को आ गया था जब मुझे वहां ले जाया गया, लेकिन मेरे बुखार और हज़यानी कैफियत को देखकर उन लोगों ने मुझे ख्वाबावर दवा के इंजेक्शन लगा दिए और उस वक्त तक मेरा इलाज जारी रखा जब तक मेरा बुखार नहीं उतरा और मैं सही दिमाग लोगों की तरह बातें नहीं करने लगा। मैं अपने घर उस वक्त पहुंचा जब राना को रुखसत हुए 2 रोज गुजर चुके थे और इसाले सवाब के लिए घर और पड़ोस की मस्जिद में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया जा रहा था। मैं नहीं बता सकता कि मेरे दिल का क्या हाल था। बेशुमार खंजर थे जो दिल में पैवस्त थे। अंदर ही अंदर दिल खून हो रहा था। मेरी एक ही बहन थी और मैं उसकी रुखसती में शरीक होने से महरूम रह गया। रुखसती भी ऐसी कि अब उसे दोबारा लौटकर घर नहीं आना था, मगर मैंने सब्र तहम्मुल से काम लिया। चंद बार खामोशी से आंसू जरूर बहाए कि उन पर मेरे इख्तियार नहीं था। इसके अलावा कोई और ऐसी हरकत नहीं की जिससे लोगों को गुमान होता कि मैं बेहौसला और कमज़ोर दिल हूँ। ख़वातीन की कुरान ख्वानी के लिए घर पर इंतज़ाम किया गया था। इसमें शिरकत के लिए अपनी अम्मी के साथ रक्षी भी आई। उसकी अम्मी अंदर चली गई। वो उनसे इजाज़त लेकर चंद लम्हों के लिए बाहर पड़ी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर मेरे करीब बैठ गई। ये क्या हो गया नदीम? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। हम कदामत पसंद लोग हैं, मैंने कहा। लड़कियों को ज़्यादा दिनों घर नहीं बिठाते, उन्हें उनके बचपन ही में विदा कर देते हैं। मैंने खुद पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, फिर भी आवाज़ भर्रा गई और आंखों से चंद आंसू टपक पड़े। रक्षी भी रो पड़ी। हम दोनों कई मिनट तक खामोश बैठे रहे। फिर रक्षी ने अपनी नाक और आंखों को रुमाल से साफ करते हुए दरियाफ्त किया, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। कल से स्कूल आओगे? हाँ, मैंने कहा। 2 साल बाद पहली बार तन्हा आऊँगा। राना मेरे साथ नहीं आ सकेगी। फरते गम से उसके होंठों के गोशे कपकपाने लगे। अंदर जाऊं? उसने पूछा। जाओ। वो खड़ी हो गई, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, सब्र से काम लेना नदीम। मैंने कुछ नहीं कहा। रक्षी छोटे छोटे बेतरतीब से कदम उठाती गेट की तरफ बढ़ी। गेट पर पहुंचकर मुड़ी, मेरी तरफ देखा। शायद वो घर में नहीं जाना चाहती थी, कुछ देर और मेरे पास बैठना चाहती थी। अचानक उसने अपनी मर्जी के खिलाफ फैसला किया, तेजी से घूमी और घर में चली गई। मैं खाली खाली नजरों से देर तक गेट को तकता रहा। इस असना में मुझे पता नहीं चला किस वक्त अब्बा जी आकर मेरे करीब की कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आमद का इल्म उस वक्त हुआ जब उन्होंने मुझे मुखातिब किया। नदीम, वो कह रहे थे, अभी बुखार से उठे हो, अपने आप को ज्यादा मुशक्कत में डालोगे तो दोबारा बीमार पड़ जाओगे। अंदर अपने कमरे में जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। मैंने कहा। एक बार मेरी दीनियात की मिस ने क्लास को बताया था कि हम जब नफल पढ़ के या तलावत करके या सदका व खैरात के जरिए अपने नेक काम का सवाब किसी मरहूम को बख्शते हैं तो उस सवाब को खवानों में लगाकर उस तक पहुंचाया जाता है।
अब्बा जी ने हल्की सी आह भरी। तुम्हारी मिस ने गलत नहीं बताया था, हकीकत में ऐसा ही होता है। आप चाहते हैं जब राना को स्वाब के ख्वान पेश किए जाएं तो उनमें एक भी ऐसा ख्वान ना हो जिसका ताल्लुक मुझसे हो, और जब वो फरियाद करे कि भाई जी का ख्वान कहाँ है तो उसे बताया जाए कि तुम्हारे भाई जी ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं भेजा। अब्बा जी लाजवाब से हो गए। बात बनाते हुए बोले, मेरा ये मतलब नहीं था। कुरान ख्वानी नमाज ज़ोहर के बाद होगी। अभी 12 भी नहीं बजे हैं। ज़ोहर की जमात 1:30 बजे खड़ी होती है। तुम्हारे पास इतना वक्त है कि घंटे सवा घंटे तक आराम कर सकते हो। जी नहीं, मैंने कहा, अस्पताल में खूब आराम करके आया हूँ। मैं इस वक्त सिर्फ राना की बातें करना चाहता हूँ। सफ़ेद कफन में वो कैसी लग रही थी। वो मुझे नसीहत करना भूल गए, राना के तस्वुर में डूब गए। सफ़ेद लिबास तो हमेशा ही उस पर खिलता था। इतनी प्यारी मालूम हो रही थी कि उसके चेहरे से नजरें हटाए नहीं हट रही थीं। मैंने सारी जिंदगी इतना नूर नहीं देखा। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल नहीं है, जनाजे में शरीक सभी लोग यही कह रहे थे। हम उसे फजर के धुंधलक्के में कब्रिस्तान ले गए। एहतियातन पेट्रोमैक्स मंगवा लिए, लेकिन जनाजे का इतना नूर था कि उसके सामने उनकी रोशनियां भी मांद पड़ गई थीं। पूरे कब्रिस्तान में नूर ही नूर बिखरा हुआ था। अब्बा जी खामोश हो गए। उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट दौड़ गई। हमने उसे दफन कर दिया, उन्होंने कहा। मनो मिट्टी तले दबा दिया। उस वक्त सूरज तुलू हो रहा था। फिर भी मैं ही नहीं, हर शख्स महसूस कर रहा था कि कब्रिस्तान में छाए हुए सारे अनवार मादूम हो गए हैं। सूरज की किरणों में वो ठंडक और वो खुनकी नहीं थी जो उन अनवार में थी, जो उसके साथ ही साथ दफन हो गए। फिर हमने अलविदाई फातिहा पढ़ी, उसे अल्लाह हाफिज कहा और उसे वहीं तन्हा छोड़कर वापस चले आए। एकाएकी वह बच्चों की तरह बसोरने लगे। मगर नदीम, मुझे यकीन है, इतना यकीन है कि मैं कसम खा सकता हूँ, वो तन्हा नहीं है। फरिश्तों ने उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी होगी और मुतअद्दिद हूरें उस खिड़की के जरिए अंदर आकर उसे हाथों हाथ जन्नत में ले गई होंगी। अम्मा जी का क्या हाल है, मैंने पूछा। उस वक्त तक मेरी और उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, ताहम उन्हें इल्म हो गया था कि मैं सेहतयाब होकर अस्पताल से वापस घर आ गया हूँ। तुम्हारी माँ गम से पागल हो गई थीं, दीवारों से सर टकराती फिर रही थीं। जब हमने जनाजा उठाया तो वो दौड़कर राना से चिमट गईं, धाड़े मार मार कर कहने लगीं, मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं जाने दूंगी। बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां से हटाया गया। हम उन्हें गश खाता छोड़कर जनाजा लेकर चले गए। वापस आए तो वो पुरसुकून थी। उन्होंने जागते में राना को अपने सामने देखा था। वो उन्हें रोने से मना कर रही थी और कह रही थी कि मैं यहाँ आराम से हूँ और बहुत खुश हूँ, और अगर आप रोएंगी नहीं तो गाहे बगाहे इसी तरह आपसे मिलने आती रहूंगी। बस उस वक्त से उन्हें सुकून आ गया है। जिस कमरे में उन्होंने राना को देखा था उसमें घंटों मोतिये के फूलों जैसी, लेकिन मोतिये से बदरजा बेहतर खुशबू फैली रही थी। घर में मौजूद सारी औरतों ने इसे महसूस किया और सबका मुत्तफिका फैसला था कि इतनी अच्छी खुशबू उन्होंने पहले कभी नहीं सूंघी। मुझे अस्पताल से भाईजान और नवाज लेकर आए थे। रास्ते में उन्होंने बताया था कि हर मुमकिन कोशिश के बावजूद राना का हाथ नहीं मिल सका। उनके ख्याल में बारिश का पानी कटे हुए हाथ को बहाता हुआ किसी गटर में ले गया था और अंदर ही अंदर वो हाथ कहीं का कहीं निकल गया था। नवाज और भाईजान दोनों को इस बात का भी यकीन था कि उसे कत्ल किया गया था। उनके ख्याल में शाम की तारीकी का फायदा उठाते हुए किसी बदमाश ने राना को अगवा करने की कोशिश की थी। राना ने मुजाहमत की थी, खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराकर घर की तरफ भागी। वो चीखी चिल्लाई भी होगी, लेकिन गलियों में लड़कों लड़कियों ने धमा चौकड़ी मचा रखी थी। किसी ने राना की चीखें नहीं सुनी होंगी, या अगर सुनी भी होंगी तो उन्हें लड़कों लड़कियों के शोरगुल का एक हिस्सा समझा होगा। राना को फरार होते देखकर बदमाश डर गया होगा कि राना सबको उसका हुलिया बता देगी और वह पकड़ा जाएगा। बस उसने किसी तेजधार चीज से उस पर हमला किया होगा और निशाना चूक जाने के बायस गर्दन की बजाय राना का बाजू कट गया होगा। फिर उसे इतनी मोहलत नहीं मिल सकी होगी कि दोबारा हमला करता। हो सकता है उसने कुछ लड़कों को मैदान की तरफ आता देख लिया हो, या राना के कटे हुए बाजू को देखकर उसकी हालत गैर हो गई हो। बाहर सूरत उसने खामोशी से राह फरार इख्तियार करने में ही आफियत समझी होगी। पड़ोसियों के मशवरे पर के पोस्टमार्टम से बच्ची की बेहुरमती होगी। घर वालों ने राना के कत्ल की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन पर दर्ज नहीं कराई। मैं समझता हूं कि यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि राना को कत्ल तो बेशक किया गया था, मगर उसके कातिल तक पुलिस की ताक़यामत रसाई नहीं हो सकती थी। कातिल को तो मैं ही जानता और पहचानता था, और मैं ही उससे अपनी बहन के कत्ल का इंतकाम ले सकता था।
मेरे अलावा दुनिया में कोई और शख्स ऐसा नहीं था जो कातिल का पता चला सकता। ख्यालात की रो में याद ही नहीं रहा कि मैं घर के बाहर पड़ी हुई कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठा हूँ और अब्बा जी में मेरे करीब ही तशरीफ फरमा है। ख्यालात की रो उस वक्त टूटी जब उन्होंने मुझे मुखातिब किया। एक बात बताओ नदीम, वो कह रहे थे, उस नाकाबिले फरामोश हादसे वाली रात तुमने बुखार की हालत में अपने कमरे से निकलकर घर से बाहर जाने की कोशिश क्यों की थी? मैंने कमरे की खिड़की से राना को कश्ती के साथ मैदान की तरफ जाते देखा था। पहले उसे वहीं से आवाज़ें दी। जब मेरी आवाज़ें उस तक नहीं पहुंची तो मुनासिब समझा कि खुद बाहर जाऊं और हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आऊं, मगर तुम उस बदनसीब तक नहीं पहुंच सके। अब्बा जी ने कहा, तुम्हें बाहर जाने से किसने रोक लिया? मेरी नकाहत और कमज़ोरी ने। मैं अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका और गेट से जा टकराया और बेहोश हो गया। होश में आते ही तुमने सबसे पहले राना के बारे में क्यों पूछा था? क्योंकि घर के सारे अफराद मेरे कमरे में जमा थे, सिर्फ राना ही वहां नहीं थी। उन्होंने इस तरह हंकारा भरा जैसे उन्हें मुझसे इस जवाब की उम्मीद ना हो। फिर बोले, तुम्हारी अम्मा जी ने कहा कि राना अपनी सहेली गजल के पास बैठी खेल रही होगी, तो तुमने ना सिर्फ उनकी मुखालफत की बल्कि कुछ ही देर में फूट फूट कर रोने लगे कि वो गजल के यहाँ नहीं है, मैदान में चली गई है। तुम्हें उसके मैदान में चले जाने का इतना यकीन क्यों था? मैंने अपनी खिड़की से उसे उधर ही जाते हुए देखा था। तुम्हें मालूम था कि मैदान में उसे हादसा पेश आ गया होगा? नहीं, हादसे के बारे में इल्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब्बा जी गौर से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे। तुम कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो मैं आपसे छुपाऊंगा? बिजली जाने के बाद तुम्हारा कमरा तारीक हो गया होगा। जी हाँ, मैंने कहा। मगर अम्मा जी ने ढूंढ ढांड कर कमरे में मोमबत्तियां जला दी थीं। तारीकी में तुम्हें वो गंजी औरत नजर नहीं आई जिसे तुम बचपन से देखते आए हो? जी नहीं। मोमबत्तियां जलने के बाद भी उसकी सूरत नहीं दिखाई दी? जी नहीं। ये कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है कि माहिर नफ्सियात का इलाज कारामद साबित हुआ है और मेरा ख्याल है कि राना की पुरस्रार मौत और दाएं बाजू की गुमशुदगी का असल सबब वो चुड़ैल है जो गंजी औरत के रूप में तुम्हारे सामने आती रहती है। आपका ख्याल गलत है। वो मुहीब सूरत गंजी मेरे मुतखय्यला की पैदावार थी। एक तसव्वुराती शय के बारे में ये सोचना कि उसने राना को नुकसान पहुंचाया होगा दुरुस्त नहीं है। अब्बा जी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। उन्हें अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि मैं बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वो ये समझने से कासिर थे कि झूठ बोलने की असल वजह क्या है। उनकी समझ में कोई ऐसी तरकीब भी नहीं आ रही थी कि जिसके जरिए मुझे सच बोलने पर आमादा कर सकें। राना की लाश को देखने के बाद तुम अपने कमरे में चले गए थे, उन्होंने आखिरी कोशिश करते हुए कहा। फिर तुमने अंदर से कमरा बंद करके और खिड़कियों के पर्दे खींचकर लाइट्स ऑफ कर दी थीं। मैं पूछ सकता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें तो तारीकी से खौफ महसूस होता था, मगर अब मुझे तारीकी अच्छी लगने लगी है। तुम्हें तारीकी अच्छी लगने लगी है? जी हाँ, मैंने जवाब दिया। तारीकी में खुनकी होती है और सुकून होता है। फिर उस खुनकी और उस सुकून में तुम बेहोश क्यों हो गए थे? वो बोले, हमें तुम तक पहुंचने के लिए दरवाज़ा तोड़ना पड़ा था। राना मेरे पास से हंसती हुई गई थी। फिर कुछ ही देर बाद उसका बेजान और बाजू कटा हुआ जिस्म देखकर मेरी हालत गैर हो गई। मैं फौरन अपने कमरे में चला गया और लाइट्स ऑफ करके दिल को सुकून पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सदमा इतना शदीद और रूह फरसा था कि तारीकी से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दिलो दिमाग पर मुसलसल कचोके से लग रहे थे कि अब मैं अपनी बहन को कभी नहीं देख सकूंगा, कभी बात नहीं कर सकूंगा, कभी उसकी कानों में रस घोलने वाली आवाज़ नहीं सुन सकूंगा। 4 दिन के बुखार ने पहले ही मेरी ताकत सलब कर ली थी। राना की जुदाई का सदमा झेला न जा सका, गिर कर बेहोश हो गया। मेरी जगह कोई और होता तो उसकी मुझसे भी बदतर हालत हो जाती। अब्बा जी सर हिलाते हुए खड़े हो गए। उन्हें मस्जिद में जाकर कुरान ख्वानी के इंतजामात करना थे। ये वक्त ऐसा नहीं है कि किसी खुशी का इजहार किया जाए, उन्होंने कहा। फिर भी ये बात बाइसे इत्मीनान है कि तुम्हें उस गंजी से निजात मिल गई जो बचपन से तुम्हारे जहन पर मुसल्लत थी। खुदा करे अब वो दोबारा कभी नजर ना आए। मैंने अब्बा जी से झूठ बोला था। बदसूरत और बदहैयत स्याफाम गंजी से मुझे निजात नहीं मिली थी। हाँ, इतना ज़रूर हुआ था कि उससे डर लगना ख़त्म हो गया था। इसके बरक्स दिल चाहता था कि वो नजर आए ताकि मैं उसे दिल खोल कर गालियाँ दे सकूँ और मौका मिले तो उससे इंतकाम ले सकूँ। अस्पताल के कमरे में रात के खाने और दवा के बाद एक नर्स आकर टिमटिमाती हुई रोशनी का हल्का सा बल्ब रोशन करके तेज रोशनी का बल्ब बुझाकर चली जाती थी। नर्स के जाते ही वो गंजी मेरे सामने आ खड़ी होती। पहली रात उसे देखते ही मेरे मुंह से बाआवाज़े बुलंद मुगल्लिज़ात निकलना शुरू हो गई थीं। वार्ड की नर्स को भागकर आना पड़ा
वो अपने साथ ख्वाब आवर दवा का इंजेक्शन लेकर आई थी। मैंने बमुश्किल तमाम उसे इंजेक्शन लगाने से बाज रखा। उससे कहा कि एक भयानक ख्वाब देखकर चीखें निकल गई थीं। अब ऐसा नहीं होगा। शरीफ नर्स थी, मेरी खुशामद पर पसीज गई और इंजेक्शन लगाए बगैर वापस चली गई। लेकिन गंजी औरत उतनी ही ढीठ और बदमाश थी। नर्स की मौजूदगी में भी वो कमरे से बाहर नहीं गई, बल्कि इत्मीनान के साथ एक कुर्सी पर बैठ गई और बड़े बड़े दांत निकालकर मुझे घूरने लगी। वो मुझे गुस्सा दिला रही थी। ना सिर्फ गुस्सा दिला रही थी, बल्कि उसे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि मुझे उससे डर क्यों नहीं लग रहा। हालांकि जो कुछ हुआ था उसका तकाजा था कि पहले की निस्बत मेरे खौफ में कई गुना इजाफा हो जाता। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे उससे खौफ नहीं आ रहा था, लेकिन खौफ के मुकाबले में इंतकाम का जज्बा कवी तर था। डर तो सांप से भी लगता है, लेकिन इसकी वजह से सांप को डसने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ा जाता, उसके फन को कुचलना भी पड़ता है। नर्स से बातें करते हुए मैंने सरहाने की मेज पर फलों की प्लेट में रखी हुई उस छुरी को देख लिया, जिसे थोड़ी सी हिम्मत से गंजी के सीने में उतारा जा सकता था। नर्स शब्बा खैर कहकर चली गई तो मैं संभल कर बैठ गया और गंजी की तरफ देखता हुआ बोला, राना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई। चेहरे पर ऐसी हौलनाक मुस्कुराहट दौड़ गई कि एक रात कबल नजर आ जाती तो मेरा दिल धड़कना भूल जाता। मैंने झुरझुरी लेकर उसकी लाल अंगारा जैसी आंखों में आंखें डाल दी। तुमने उसे क्यों कत्ल किया? मैंने कहा। उसने बड़ी बेनियाजी से अंगड़ाई ली। उसके जिस्म की जगह जगह से उधड़ी हुई खाल नुमाया हो गई, मगर मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और इस मुख्तसर सी मोहलत को गनीमत जानकर इंतहाई फुर्ती से फल काटने वाली छुरी उठाई और बिस्तर से छलांग लगाते हुए उस छुरी को पूरी कुव्वत से उसके सीने में उतार दिया। छुरी इस तरह उसके सीने में दाखिल हुई जैसे किसी तरबूज में उतरती है और सीने को चाक करती हुई कुर्सी की पुश्त में पैवस्त हो गई। सिर्फ उसके दस्ते का थोड़ा सा हिस्सा उसके सीने से बाहर निकला रह गया। मेरा पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। खड़ा होना मुश्किल हो गया था। एक सेकंड की देर भी लगाता तो शायद वहीं फर्श पर गिर जाता। गंजी को कत्ल करने के ख्याल ने मुझे अधमुआ कर दिया। फिर भी ना जाने किस तरह जस्त लगाकर अपने बिस्तर पर जा गिरा। अचानक मुझे शदीद सर्दी महसूस होने लगी। मैं कई मिनट तक औंधे मुंह तकिए पर पड़ा सिसकता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में गर्मी आना शुरू हुई। खुशी सी होने लगी कि मैंने अपनी मासूम बहन के कत्ल का इंतकाम ले लिया। तकिए से सर उठाकर डरी डरी नजरों से गंजी की तरफ देखा। वो उसी तरह कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए छुरी से छिदी हुई बैठी थी। आंखें बाहर को निकली पड़ी थीं। मुंह खुला का खुला रह गया था और नीली जुबान निस्फ से ज्यादा बाहर आ गई। उस मनहूस औरत को कत्ल करके मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। कुछ रोज पहले इसी जुर्रत से काम लेता तो अब्बा जी को ना तावीज़ गंडे कराना पड़ते, ना माहिर नफ्सियात की खिदमत हासिल करना पड़ती और ना राना को जान से हाथ धोना पड़ते। मैं उठकर बैठ गया। रगों में गर्म खून दौड़ने लगा। पेशानी पसीने से भीग गई। मुझे इल्म था कि कातिल के बारे में मुल्क का कानून क्या कहता है, मगर मैं खुश था और मुतमईन था और हंसी खुशी फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार था। वक्त आ गया था कि अस्पताल के अमले को फखरी अंदाज में गंजी के कत्ल के बारे में बता दिया जाए। मैंने राना को मायूस नहीं किया था। उसकी मौत पर इंतकाम लेने का जो अहद किया था उसे पूरा कर दिखाया। मैं बिस्तर से उतरा तो मेरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कपकपा रहा था, लेकिन वो कपकपाहट किसी खौफ या दुख की वजह से नहीं थी, खुशी की कपकपाहट थी। कमोबेश वैसी ही कपकपाहट जो स्कूल में सालाना इम्तिहान का नतीजा सुनने के बाद हुआ करती थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर अमले को आवाज़ देने से कबल कमरे की सारी रोशनियां जला दी। फिर दरवाज़ा खोला, बाहर झांका। राहदारी के एक गोशे में चौकीदार स्टूल पर बैठा ऊँग रहा था। उसे आवाज़ दी और अपने पास आने के लिए कहा। वो आंखें मलता हुआ उठा तो मैं अंदर आ गया और खुश होते हुए उस गंजी की तरफ देखा जो मेरे इंतकाम से नहीं बच सकी थी। अगले ही लम्हे मेरा कलेजा धक से रह गया। कमरे की तेज रोशनियों ने गंजी को निगल लिया था। कुर्सी की पुश्त पर छुरी पैवस्त थी, लेकिन गंजी गायब थी। मैंने जल्दी से सारे बल्ब बुझा दिए, सिर्फ मध्यम रोशनी वाले बल्ब को जलते रहने दिया। गंजी फिर भी नजर न आई। कहिए साहब। उसी वक्त चौकीदार ने दरवाज़ा खोलते हुए मुझे मुखातिब किया। मैं उसे गंजी का मुर्दा जिस्म दिखाकर कहना चाहता था कि वो अस्पताल के अमले और पुलिस को मुतला कर दे कि मेरे हाथों से एक औरत कत्ल हो गई है, मगर कत्ल होने वाली औरत तो वहां थी ही नहीं। कहता तो क्या कहता, खामोशी से उसकी तरफ देखने लगा। तबीयत तो ठीक है साहब, चौकीदार पूछ रहा था। सिस्टर को बुलाऊं? टाइम क्या हुआ है? मैं इस तरह खड़ा हो गया कि उसकी नज़र कुर्सी पर ना पड़ने पाए। उसने अपनी कलाई की घड़ी पर नज़र डाली
11:21 हुए हैं। फिर बोला, आपने सिर्फ टाइम पूछने के लिए बुलाया है? नींद नहीं आ रही है, मैंने कहा। सिस्टर से कहो कोई ऐसी टैबलेट दे दें कि नींद आ जाए। अच्छा साहब। वो चला गया तो मैंने कुर्सी में पेवस्त छुरी निकाली। उसका अच्छा खासा फल कुर्सी में घुस गया था। छुरी निकालने में थोड़ी सी मेहनत करना पड़ी। छुरी निकल आई तो उसे फलों की प्लेट में रखकर लेट गया। कुर्सी पर जो निशान पड़ गया था उसकी मुझे परवाह नहीं थी। अव्वल तो किसी की उस पर नजर ही नहीं पड़ती, और पड़ भी जाती तो इसका इल्जाम मुझ पर आयद नहीं किया जा सकता था। अस्पताल के कमरों में मरीज तो आते जाते ही रहते थे। वो हरकत मरीज के साथ आने वाले किसी भी शरीर बच्चे की हो सकती थी।